कभी सोचा है कि एक रिमोट ट्राइब के वेडिंग रिचुअल्स को स्टडी करके हम अपने मॉडर्न वर्ल्ड, अपनी नेटफ्लिक्स हैबिट्स और इवन ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सीख सकते हैं? अजीब लगता है ना? बिल्कुल, बट दिस माय फ्रेंड इज द मैजिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इस अमेजिंग जर्नी पर निकलने से पहले अ सुपर क्विक रिक्वेस्ट। हाँ। अगर आप ज्ञान की इस दुनिया में हमारे साथ ऐसे ही गहरी बातें करना चाहते हो तो फटाक से सब्सक्राइब बटन, लाइक और वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। यू रियली डोंट वांट टू मिस व्हाट्स कमिंग। आज हम एंथ्रोपोलॉजी की पूरी दुनिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर करेंगे। विल अनपैक 15 की टॉपिक्स, सो गेट रेडी। आई एम रेडी। We'll start with its basic principles, फिर उसकी development journey देखेंगे, and then we'll tackle heavy-duty concepts like Marxist theory, feminist perspectives, and globalization. So basically, this is your full-fledged masterclass. Let's begin. Topic 1. Elucidate the principles in anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, एंथ्रोपोलॉजी की नींव के पत्थर। The building blocks of anthropology. तो चलो शुरू करते हैं कोर प्रिंसिपल्स से। आसान शब्दों में ये है क्या? Basically, ये वो core ideas हैं जो बताते हैं कि हम इंसानों और societies को आखिर study कैसे करते हैं. It's not random. एक method है इसके पीछे. And it's all about being holistic and comparative, right? Exactly. एक example use करते हैं. Imagine a detective. एक अच्छा डिटेक्टिव सिर्फ क्राइम सीन को नहीं देखता. नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विक्टिम की हिस्ट्री, सस्पेक्ट्स के मोटिव्स, सोशल कॉन्टेक्स्ट सब कुछ देखता है. बेसिकली दैट्स व्हाट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डज. परफेक्ट एनालॉजी। दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच। चलो इसको 5 सेगमेंट्स में डिस्कस करते हैं। लेट्स डू इट. फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है होलिज्म, मतलब अ 360 डिग्री व्यू। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से या रिलीजन को फैमिली से अलग करके नहीं समझ सकते. इट्स ऑल वन बिग वेब. सही बात है। सेकंड, द बैकग्राउंड। हम ये अचीव कैसे करते हैं? थ्रू एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वी बोरो द बेस्ट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। जैसे साइकोलॉजी से हम TAT टेस्ट और रॉशा इंक ब्लॉट टेस्ट जैसी टेक्निक्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। ओके, गॉट इट. थर्ड, द कोर लॉजिक। हमारे डिसिप्लिन का हार्ट है फील्ड वर्क ट्रेडिशन। दिस इज आवर लेबोरेटरी। हम फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, राइट? पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. बिल्कुल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहां एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे मलिनोव्स्की लोगों के बीच रहता है, और नॉन पार्टिसिपेंट जहां दूर से ऑब्जर्व किया जाता है। फोर्थ, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. वी यूज अ कंपैरेटिव अप्रोच. हम सिर्फ एक कल्चर को स्टडी नहीं करते, हम उन्हें कंपेयर करते हैं टू फाइंड पैटर्न्स. इस स्टडी को एथनोलॉजी कहते हैं. जैसे मार्गरेट मीड ने समोआ और USA के कल्चर्स को कंपेयर किया था। Exactly. And fifth, the conclusion. We combine this with the historical approach. फ्रांस बोआस ने कहा था कि हर कल्चर अपनी यूनिक हिस्ट्री का प्रोडक्ट है. तो we use a blend of both. We compare, but we never forget the history. कूल ना? बहुत कूल। लेकिन मेरा एक सवाल है, why is participant observation considered more emic than non-participant? सोच के बताओ। Great question. Because emic perspective is the insider's view. जब आप लोगों के साथ रहते हो, उनकी लैंग्वेज सीखते हो, तो you get the real internal perspective. और दूर से देखने पर? दूर से देखने पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है. आप अपनी ही नजरिए से चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो. Okay, that makes sense. बट फील्ड वर्क में कंसेंट लेना इतना क्रिटिकल क्यों है? Because we are dealing with human lives. ये कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है. बिना कंसेंट इट्स एन इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी एंड एथिकली रॉन्ग. It maintains trust between the researcher and the community. Exactly. Without trust, there is no real data. Simple as that. And comparative approach का final goal क्या है? Just to list differences? Not at all. The goal is to derive certain meanings, to understand the evolution of marriage, kinship, etc., and to challenge our own ethnocentric beliefs. ये ethnocentrism क्या है? The idea that our way is the only right way. Comparative approach हमें दिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं। You mentioned borrowing from psychology. Isn't that risky? What if a psychological test developed in America doesn't work in a village in India? Absolutely. A risk. और anthropologists इसके बारे में बहुत aware हैं. That's why we don't just apply these tests blindly. तो क्या करते हैं? We adapt them या उन्हें एक starting point की तरह use करते हैं to understand local concepts of personality. It's about using the tool critically, not just using it. And what does proper knowledge dissemination mean in simple terms? मतलब आपकी रिसर्च सिर्फ एक फैंसी जर्नल में नहीं रहनी चाहिए. It means sharing your findings back with the community in a way they can understand and use. So it's about giving back. हाँ, बिल्कुल. समझे? समझ गया. Now pause and practice saying. Anthropology rests on holism, fieldwork, and a comparative historical approach. In short, एंथ्रोपोलॉजी के प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि इंसानी समाज को पूरी गहराई, कॉन्टेक्स्ट और तुलना के साथ कैसे समझा जाए. Topic 2. Discuss the development of anthropology as a discipline. ब्रॉड माइक्रो थीम. एक विषय का जन्म, ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ अ डिसिप्लिन. तो ये सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी अचानक से तो नहीं आ गया होगा, राइट? बिल्कुल नहीं. इसकी भी एक ओरिजिन स्टोरी है. इट्स अ फैसिनेटिंग 4-stage जर्नी जहां ये ट्रैवलर्स की रैंडम ऑब्जर्वेशन से एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन बनी. लेट्स यूज अ सिंपल एनालॉजी. थिंक ऑफ बिल्डिंग अ हाउस. पहले आप बस जमीन देखते हो और सोचते हो. वो हो गया फॉर्मुलेटरी फेज. फिर आप सारा मटेरियल इकट्ठा करते हो, ईंट, सीमेंट, सब कुछ. कन्वर्जेंट. फिर आप दीवारें और छत बनाते हो, एक स्ट्रक्चर. कंस्ट्रक्टिव. और फाइनली आप उसमें रहकर उसको बेहतर बनाते रहते हो, क्रिटिसाइज करते हो कि ये दीवार ठीक नहीं है. क्रिटिकल फेज. परफेक्ट एनालॉजी. चलो अब टीके पेरेमिन के इस फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं. ओके. फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन. फेज 1, फॉर्मुलेटरी फेज, बिफोर 1835. ये फाउंडेशन फेज था. एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स जैसे हेरोडोटस ने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में लिखना शुरू किया.
but it was not systematic. More like travel stories, है ना? सही बात है. Second, the background, phase 2, convergent phase, 1835 to 1859. इस phase में different ideas from biology, geology, etc. converge होने लगे. और इसका क्लाइमैक्स था चार्ल्स डार्विन की बुक Yes, on the origin of species in 1859. This book gave a massive push to evolutionary thinking. Third, the core logic. Phase 3, constructive phase, 1889 to 1900. अब एंथ्रोपोलॉजी बिल्ड हो रही थी Thinkers like Tyler, Morgan and Fraser, the classical evolutionists, ने अपनी theories दी. और यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स खुलने लगे Exactly. Franz Boas ने a fourfold division of anthropology दिया. The discipline was getting its structure. Fourth, its real world impact. Phase 4, critical phase post 1900 to present. This is the phase of self-criticism and diversification. पुराने ideas को challenge किया गया. Functionalism, structuralism, postmodernism, feminist और Marxist perspectives आए. Or fifth, the conclusion. The conversation on decolonizing anthropology is still going on. तो critical phase अभी भी चल रहा है. The discipline is constantly questioning itself. Wait, Darwin की book ने anthropology को इतना बड़ा push क्यों दिया? It was about biology, right? Because Darwin provided a scientific framework for evolution. Early anthropologists ने इस biological concept को social evolution पर apply कर दिया. अच्छा, उन्होंने मॉडल्स बनाए savagery से civilization तक के. Exactly. वो models flawed थे, ethnocentric थे, but it was a start. It gave them a scientific language. Constructive phase में university departments का खुलना इतना important क्यों था? Because it institutionalized the discipline. मतलब proper training, PhDs, funding for fieldwork, और peer-reviewed publications. It moved anthropology from a hobby for rich gentlemen to a profession. सही पकड़ा. और critical phase को critical क्यों कहते हैं? What were they so critical about? Because anthropologists started criticizing their own discipline's colonial past and male-centric bias. So they turned the lens back on themselves. हाँ, they began questioning the so-called grand theories and focused on multiple voices, जिसे हम polyvocality कहते हैं. In the formulatory phase, were travelers like Herodotus the only source of information? What about missionaries or traders? Excellent point. Missionaries, traders और colonial administrators सब लिख रहे थे उन cultures के बारे में जिनसे वो मिले. But उनका goal scientific understanding नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं. उनका goal था conversion, trade या control. इसलिए उनके accounts valuable historical documents तो हैं, लेकिन bias से भरे हुए हैं. To remember the 4 phases, can we link them to keywords? जैसे formulatory is questions, convergent is ideas, constructive is structure, critical is self-correction. I love that. That's a fantastic mnemonic device. Formulatory is asking the first questions, convergent is ideas coming together, constructive is building the structure, and critical is self-correction. Perfect. Now pause and practice saying, anthropology evolved through 4 phases: formulatory, convergent, constructive, and critical. In short, anthropology's development shows its journey from scattered observations to a structured and now a self-aware, critical discipline. Topic 3, how is anthropology bridging the gap between humanities and science? Broad micro-theme, the ultimate connector discipline. ये classic debate है दोस्त. Is anthropology an art or a science? हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये स्टोरी सुनाता है, like humanities. दूसरे कहते हैं ये डेटा और फैक्ट्स पे बेस्ड है, like science. So what is it? I think the best answer comes from a famous quote by anthropologist Eric Wolf. कौन सा? He said, anthropology is the most humanistic of sciences and the most scientific of humanities. क्या बात है? It's not one or the other. It's the bridge between the two. Bilkul. Let's break that down in 5 steps. चलो. First, the introduction. Let's look at the humanities side. We use qualitative data, cultural relativism, fieldwork, and ethnography. Ethnography यानी culture के बारे में लिखना is a deeply interpretive and humanistic process. Exactly. Second, the background. Now for the science side. We also use quantitative data. Biological anthropology is a hard science, studying genetics, DNA fingerprinting, and forensic anthropology. और archaeology scientific dating methods use करती है. Sahi. Third, the core logic. So how does it bridge the gap? By using a mix of qualitative and quantitative methods. मतलब DNA analysis भी use होता है to trace human migration और folk songs भी record होते हैं to understand a community's soul. Exactly. Fourth, the real world impact. A great example is medical anthropology. एक medical anthropologist epidemiological data science use कर सकता है to track a disease. और साथ ही interviews humanities conduct कर सकता है to understand why people aren't taking a vaccine due to their beliefs. बिल्कुल. और fifth, the conclusion. It respects both the objective fact and the subjective experience. Leslie White's formula E=C scientific है, लेकिन एक cultural symbol को समझना humanistic है. Anthropology insists on having both. But isn't there a tension? Can a single researcher be both a storyteller and a scientist? That is the central challenge and the greatest strength of an anthropologist. It requires a unique skill set. You need to be rigorous with your data, but also sensitive to the human context. Huh, it's a constant balancing act. So the science part tells us what is happening, and the humanities part tells us why it's happening. Precisely. What without why is incomplete data. Why without what is just speculation. Anthropology insists on having both for a holistic picture. Is one side gaining more prominence today? Are we becoming more scientific or more humanistic? That's a huge debate within the field.
जेनेटिक्स और बिग डेटा के साथ कुछ ब्रांचेस बहुत क्वांटिटेटिव हो गई हैं। लेकिन पोस्टमॉडर्निज्म ने दूसरी ब्रांचेस को और इंटरप्रेटिव बना दिया है। Exactly. The tension is alive and well, which makes the discipline so dynamic. Can you give me another example of this bridge in action, like for studying climate change? Absolutely. साइंस साइड हमें क्लाइमेट मॉडल्स और राइजिंग सी लेवल्स का डेटा दे सकती है। और ह्यूमैनिटीज साइड एक कोस्टल कम्युनिटी में जाकर उनके रिलीजियस बिलीव्स, ट्रेडिशनल नॉलेज और उनकी एडेप्टेशन की ह्यूमन स्टोरी बता सकती है। सही। You need both to create effective policy. So the motto is basically numbers and narratives. Numbers and narratives. I'm stealing that. It perfectly captures the essence. You need the data and you need the story behind the data. Now, pause and practice saying anthropology bridges humanities and science by combining qualitative interpretation with quantitative data. In short, it is the discipline that insists on using both a microscope and a poem to understand the human condition. Topic 4. Short note. New physical anthropology. Broad micro theme, from measuring skulls to understanding evolution. Okay, new physical anthropology. इसके नाम से ही लगता है कि कोई old physical anthropology भी होगी. बिल्कुल. And the shift between them is a very, very important story. It's like switching from just collecting stamps to actually studying the geography and history of the countries those stamps came from. क्या बात है? One is just collecting, the other is understanding. Let's do this in 5 parts. Okay. First, the introduction. The old physical anthropology was primarily descriptive. इसका मेन फोकस था racial classification. Anthropologists used to measure skulls, craniometry, और लोगों को different races में divide करते थे. Yes. Second, the background. This was often used to justify racist ideologies. फिर 1950s में एक movement शुरू हुआ, जिसे Sherwood Washburn ने spearhead किया. और उसने न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आर्ग्यू किया. Correct. Third, the core logic. The shift was from what to why. Instead of just describing what we look like, the new approach focused on the process of human evolution. सेंट्रल क्वेश्चन बन गया why we evolved this way. It became modern biological anthropology. सही. Fourth, the real world impact. एक great example है skin color. Old anthropology skin color measure करती थी to classify. और न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पूछती है why do different populations have different skin colors? Exactly. It explores UV radiation, vitamin D, natural selection. It's about adaptation. And fifth, the conclusion. A key contribution was scientifically proving that race, as a biological concept, is meaningless. Studies of the thrifty gene or the EPS1 gene in Tibetans are modern examples of this new focus. So it moved away from the race concept completely. Completely. It showed that there is more genetic variation within a so-called racial group than between different groups. This was a revolutionary and socially important finding. What was Washburn's main argument to convince people to change? उसने आर्ग्यू किया कि सिर्फ bones measure करना without understanding the evolutionary processes that shaped them is pointless. He pushed for a problem-oriented analytical approach. An approach that was integrated with modern evolutionary theory. Yes. Is it still called new physical anthropology? Not really. अब हम उसे बस biological anthropology कहते हैं. News drop हो गया है because the revolution was successful. तो new physical anthropology term सिर्फ उस historical shift को refer करता है. Correct. The shift in the 1950s. Did the old methods like measuring bones completely disappear? नहीं, but उनका purpose change हो गया. We still measure bones, osteometry, but not to classify races. अच्छा, अब हम उन्हें past populations की health, diet और lifestyle समझने के लिए use करते हैं? बिल्कुल. या तो study how bipedalism evolved. Method वही है, but the question is different. Why did the old physical anthropology last for so long if it was so problematic? Because it fit the political and social ideologies of its time, specifically colonialism and racial hierarchies. तो उसने existing power structures को एक scientific justification दी. Sahi. It took a major shift in social thinking post-World War II for the scientific critique to really take hold. Now, pause and practice saying, new physical anthropology shifted the focus from racial classification to human evolution and adaptation. In short, it stopped measuring skulls to classify people and started asking why we are the way we are. Topic 5. Discuss the scope of contemporary linguistic anthropology. Broad micro theme, how language shapes our world. हम सब बोलते हैं, but we rarely think about language itself. Linguistic anthropology करता ही यही है. It studies language as a socio-cultural phenomenon. ये सिर्फ grammar के बारे में नहीं है. It's about how language creates our reality. For example, think about the words you use for coffee. एक normal person कहता है coffee, but a barista says single origin, light roast, pour over. उनकी language एक completely different world reveal करती है. Exactly. Let's break down its scope into 5 segments. First, the introduction. इसका scope बहुत बड़ा है, but we can divide it into 4 main branches. Okay. Second, the background. पहली 2 branches हैं structural linguistics, grammar, phonetics, the mechanics of language, Okay. and historical linguistics, the origin and history of languages, like tracing the Indo-European family tree. Third, the core logic. Next to where it gets really juicy. Ethnolinguistics studies the relationship between language and a specific culture. और sociolinguistics देखता है the social context of language use. आप अपने बॉस और अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग क्यों बात करते हो? Fourth, the real world impact. इसकी रेलेवेंस बहुत है. लैंग्वेज प्रोटेक्शन में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को सेव करने का काम करते हैं. जैसे अंडमान की बो लैंग्वेज जो एक्सटिंक्ट हो गई. हाँ,
It's also key to understanding globalization's impact. जैसे English का rise. लैंग्वेजेस में ब्लू के डिफरेंट शेड्स के लिए मल्टीपल वर्ड्स होते हैं. Okay. द हाइपोथेसिस सजेस्ट्स दैट उस लैंग्वेज के स्पीकर्स उन शेड्स को एक इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा डिस्टिंक्ट परसीव कर सकते हैं. क्योंकि उनकी लैंग्वेज उनके थॉट्स के लिए कैटेगरीज प्रोवाइड करती हैं. सही. What does a social linguist study in a modern city like Mumbai or Delhi? They might study code switching, how bilingual speakers switch between languages, या फिर ये स्टडी कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर नया स्लैंग कैसे डेवलप होता है. या political speeches analyze कर सकते हैं to see how language is used to build trust or create division. बहुत रेलेवेंट है. बिल्कुल. How is linguistic anthropology different from just linguistics? A linguist might study the grammar of a language in isolation. एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमेशा उस ग्रामर और उसको बोलने वाले लोगों के कल्चर के कनेक्शन में इंटरेस्टेड होता है. उनके लिए language can never be separated from its social life. करेक्ट. With English becoming a global language, are we losing linguistic diversity? Yes, that's a major concern. It's estimated that a language dies every 2 weeks. और हर language एक unique world view है. बिल्कुल. Losing one is like losing a piece of our collective human heritage. Linguistic anthropologists are on the front lines trying to document them. How do you even document a language that has no script? It's a massive task. आप नेटिव स्पीकर्स को रिकॉर्ड करके शुरू करते हो. फिर उनके साथ काम करके उनके साउंड्स के लिए एक फोनेटिक अल्फाबेट बनाते हो. Yes. You build a dictionary. You record stories, songs, and everyday conversations. It's a race against time to preserve that entire world of knowledge. Now, pause and practice saying, linguistic anthropology studies language in its social and cultural context through 4 branches. In short, it's not just what we say, but how we say it, why we say it, and what it says about us. Topic 6. A. L. Kroeber's Contributions to Kinship Studies. Broad micro theme. Is family biological or cultural? Kroeber's answer. Kinship, family, rishtedari, it feels so natural, so biological. Father, mother, brother, sister. ये सब biological realities हैं, right? Well, anthropologist A.L. Kroeber came along and challenged this very basic idea. इसको ऐसे सोचो, इंडिया के कई पार्ट्स में आपके फादर्स ब्रदर्स सन आपका भाई है. हाँ. लेकिन आपकी मदर सिस्टर सन आपका कजिन ब्रदर है. बायोलॉजिकली दोनों आपके कजिन्स हैं. लेकिन culturally, they are totally different. That's what Kroeber was talking about. Perfect example. Let's explore his contribution. First, the introduction. Kroeber ने 19th century के L.H. Morgan के आइडिया को चैलेंज किया, जो मानते थे कि किनशिप सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स का रिफ्लेक्शन है. Second, the background. Kroeber's argument was revolutionary. उसने आर्ग्यू किया कि किनशिप एक कल्चरल सिस्टम है. The terms might be biological, father, mother, but the meanings, rules, and behaviors are culturally patterned. Third, the core logic. It's a social construct, not a biological given. English word uncle के बारे में सोचो. Father's brother और mother's brother, दोनों अंकल है. Biologically they are different, but culturally they are grouped together. That's a cultural choice. Say. Fourth, the real world impact. Kroeber said, we should study the logic of the kinship terms themselves, not force them into a biological framework. इसने kinship studies का focus biology से language और culture पर shift कर दिया. Correct. And fifth, the conclusion. This paved the way for later anthropologists like Levi Strauss. इसने इस idea को cement किया कि family एक natural चीज नहीं, बल्कि एक cultural creation है. I'm still a bit confused. My father is my biological father. What's cultural about that? The word father is cultural. उसके rights और duties क्या हैं? क्या उसे आपकी education के लिए पे करना है? क्या आपको उसकी old age में care करनी है? क्या वो सारे decisions लेगा? ये सब चीजें 100% cultural हैं. Exactly. Biology just says he contributed sperm. Culture defines what a father is. Did Kroeber's idea influence later anthropology? Massively. It was a cornerstone of what we call cultural anthropology. It showed that even the most basic parts of human life are shaped by culture. तो ये discipline के लिए एक foundational idea है. बिल्कुल. But isn't Morgan's idea of biological connection still important? Of course, no one is denying biology. Kroeber's point was that cultures interpret these facts in vastly different ways. जैसे कुछ cultures में आपकी mother sister को भी mother कहते हैं. हाँ, और वो आपको अपने ही बच्चे की तरह treat करती है. The biological relationship is different, but the social role is the same. That's a cultural pattern. So Kroeber was also promoting cultural relativism in kinship studies. Exactly. He was saying that no kinship system is more evolved or correct than another. Each is a logical system within its own cultural context. He was a student of Franz Boas, so that makes perfect sense. Say. Can you give another example of this culture over biology idea? Adoption. Biologically कोई relationship नहीं है. But socially, legally, and emotionally, they are father and mother. Yes. This shows that the social role of parent can be completely detached from the biological fact of reproduction. Kinship is cultural. Now, pause and practice saying. Kroeber argued that kinship is a cultural system, not a biological one. In short, family is less about blood and more about the cultural rules that define relationships. Topic 7. Discuss the functional theory of institutions as per Malinowski. Broad micro-theme. Why do institutions exist? Malinowski's blueprint. We're surrounded by institutions. Family, government, schools, markets. But ये exist ही क्यों करते हैं? The anthropologist Bronislaw Malinowski had a very clear and powerful answer. He was a leading figure in functionalism. Imagine your body. You have a heart to pump blood, lungs to breathe. हर organ का एक function है to keep you alive. Malinowski saw society the same way. Every institution is an organ that has a function to fulfill a human need. That's a brilliant analogy.
Let's unpack his model. First, the introduction. Malinowski believed every institution exists to fulfill basic human needs. Biological needs like food and shelter, and social needs like order and education. Okay. Second, the background. किसी भी इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करने के लिए उसने एक मॉडल बनाया with 6 components. Third, the core logic. Let's hear them. 1. Charter. The central aim purpose. एक स्कूल का चार्टर है to educate. 2. Personnel. The people involved. Principal, teachers, students. 3. Norms. The rules they follow. Timetable. Curriculum. 4. Material apparatus. The tools, buildings. Classrooms. Books. 5. Activities. The tasks they perform. Teaching, learning. And 6. Function. The need that is fulfilled. Socializing children into the culture. 4th, the real world impact. आप इस मॉडल को किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, from your workplace to your local cricket club. It's a powerful analytical tool to understand how things work. And 5th, the conclusion. Malinowski के लिए even a seemingly irrational ritual like a rain dance has a function to reduce social anxiety and bring the community together. तो वो एक psychological need fulfill कर रहा है. Correct. So using this model, I could analyze my workplace. Absolutely. उसका चार्टर क्या है, personnel कौन है, norms, material apparatus, activities क्या है. और सबसे important, वो कौन सी fundamental human need fulfill कर रहा है. सही. It's a very powerful analytical tool. So the charter is what people say the institution does, and the function is what it actually does for society. You've nailed it. कभी-कभी वो सेम होते हैं, but often the latent or hidden function is different from the stated purpose. जैसे? एक लग्जरी कार कंपनी का चार्टर है कार सेल करना, बट उसका फंक्शन सोशल स्टेटस डिस्प्ले करने का एक तरीका प्रोवाइड करना हो सकता है. Was this theory ever criticized? Yes, heavily. मेन क्रिटिसिज्म ये है कि ये स्टेबिलिटी पर बहुत फोकस्ड है. It explains why things are the way they are. लेकिन ये social change या conflict को explain नहीं करता. Exactly. It presents society as a perfectly functioning machine, which we know isn't always true. How is this different from Radcliffe Brown's functionalism? He was another functionalist, right? Correct. ये एक key distinction है. मालिनोस्की ने फोकस किया कि institutions individuals की needs कैसे सर्व करते हैं. Psychological and biological needs. और रैडक्लिफ ब्राउन ने फोकस किया कि institution society के needs कैसे सर्व करते हैं to maintain social structure and order. Individual needs versus social needs. Got it. Can we apply this to something modern, like a social media app like Instagram? Let's try. Charter. To share photos and connect. Personnel. Users, influencers, company employees. Norms. Liking, following, using hashtags. Material apparatus. Smartphones, servers. Activities. Posting, scrolling. Of function? Fulfilling the need for social validation, connection, and maybe even creating social status. It works perfectly. Now pause and practice saying, Malinowski's model analyzes an institution through its charter, personnel, norms, material apparatus, activities, and function. In short, Every institution is a tool humans have invented to solve a specific problem and meet a specific need. Topic 8. Discuss the idea of technological determinism as per Leslie White. Broad micro theme. Does technology drive culture? हम अक्सर सुनते हैं कि सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी को चेंज कर रहा है या प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया बदल दी. ये आइडिया कि टेक्नोलॉजी ही सोशल चेंज का मेन इंजन है, इसका एक नाम है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. और एंथ्रोपोलॉजी में इसके सबसे बड़े चैंपियन थे लेस्ली व्हाइट. इट्स लाइक सेइंग कि कार का ड्राइवर टेक्नोलॉजी है. कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन सब बस पैसेंजर्स हैं जो वहीं जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ले जा रही है. Exactly. Let's explore this. First, the introduction. White, a neo-evolutionist, argued that technology is the primary driver of cultural evolution. सब कुछ. Social organization, politics, ideology, technological base से determine होता है. Yes. Second, the background. उसने एक फेमस फॉर्मूला भी बनाया. C is equals to E into T. Teacher, E equals the amount of energy harnessed multiplied by the efficiency of the technology. सही. Third, the core logic. उसने ह्यूमन हिस्ट्री को एनर्जी के बेसिस पर स्टेजेस में देखा. फर्स्ट मसल पावर, हंटर गैदरर्स. फिर एनिमल पावर, पेस्टोरलिज्म. फिर प्लांट पावर, एग्रीकल्चर. फिर फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी. फोर्थ, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. वाइट के लिए एक न्यूक्लियर पावर वाली सोसाइटी एक हंटर गैदरर सोसाइटी से ऑब्जेक्टिवली मोर इवॉल्व्ड है. In terms of its ability to harness energy. उसने इसे एक मेजरेबल साइंटिफिक फैक्ट की तरह देखा. And fifth, the conclusion. मेन क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत डिटर्मिनिस्टिक है. It ignores the role of ideology, values and individual agency. Critics कहते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और कल्चर से कैसे इंटरैक्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट है. But can you deny that technology has a huge impact? Think of the internet. नहीं, impact कोई डिनाई नहीं करता. डिबेट ये है कि क्या वो ओनली या प्राइमरी ड्राइवर है. Does the internet cause social change, or do our social values shape how we use the internet? Exactly. A technological determinist would say the former. A critic would say it's a two-way street. How does White's theory differ from Karl Marx's ideas? Marx also talked about the material base. They are very similar. दोनों मटीरियलिस्ट है. मेन डिफरेंस एम्फेसिस का है. मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लास स्ट्रगल पर फोकस किया. और व्हाइट ने एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पर. मार्क्स के लिए टेक्नोलॉजी का ओनर कौन है वो की है. व्हाइट के लिए टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी की है. Is technological determinism a popular idea today? In its strong form, not so much. In anthropology, most anthropologists today argue for a more complex interaction of factors. लेकिन popular discourse में ये हमेशा सुनने को मिलता है. AI is going to change everything. That's a classic technological determinist statement. So White's formula, C is equals to E into T,
is a good way to start a conversation, but not the final answer. That's a perfect way to put it. It's a powerful lens that highlights the importance of technology and energy, but it doesn't give you the whole picture. Culture is more complicated than a simple equation. Sahi. So, according to White, was the invention of fire or the wheel more important for cultural evolution? He would say both were monumental. The control of fire was a new source of energy, E. और व्हील एक नई टेक्नोलॉजी टी थी जिसने ह्यूमन और एनिमल एनर्जी को और एफिशिएंट बनाया. Exactly. दोनों ने उसके फॉर्मूला में C वैल्यू को a massive jump दिया होगा. Now pause and practice saying, Leslie White's theory of technological determinism states that C equals to E into T, where technology drives cultural evolution. In short, for White, history is the story of humanity finding better and better ways to plug into bigger and bigger power sockets. Topic 9. Short note, the idea of oscillating equilibrium as per Edmund Leach. Broad micro-theme, the unstable nature of power. Functionalists ने अक्सर सोसाइटी की एक स्टेबल हार्मोनियस पिक्चर पेंट की. But is society really that stable? Edmund Leach, a British anthropologist, looked at this and said, not really. It's like thinking of a political system as a perfectly balanced scale. Leach came along and said, no, it's more like a seesaw that's always in motion, going up and down. That's the perfect image. Let's discuss this. First, the introduction. Leach's study of the Kachin people of Highland Burma challenged the functionalist idea of social stability. उसने पाया कि उनका political system constant flux में था. Second, the background. उसने देखा कि उनका सिस्टम दो आइडियल फॉर्म्स के बीच कॉन्स्टेंटली ऑसिलेटेड करता था, like a pendulum. Third, the core logic. एक साइड थी Gamlao, an egalitarian democratic system. और दूसरी साइड थी Gamsa, a hierarchical aristocratic system with a chief. हाँ, the Kachin would cycle between these two forms over generations. Fourth, the real world impact. उसने इसे oscillating equilibrium कहा. It's a dynamic balance achieved through constant back and forth movement. उसने दिखाया कि conflict और contradiction society के normal parts हैं. And fifth, the conclusion. This idea was a huge influence on political anthropology. इसने field को just classifying political system से आगे बढ़ाया. हाँ, towards understanding the dynamic processes of political life, competition, factionalism, and change. So the Kachin would switch from being democratic to being aristocratic and back again. Why? Precisely. एक democratic Gamlao system में कुछ families rich हो सकती हैं, जो उसे गुमसा system की तरफ push करती हैं. But then लोग chief से fed up होकर rebel कर सकते हैं और वापस गमलाओ system में आ सकते हैं. Yes, it was a cycle of ambition and rebellion. This sounds a lot more realistic than the idea of a perfectly stable society. It was a major breakthrough. Leach showed that social structures are not rigid blueprints. They are ideals that people manipulate and contest in their own self-interest. Sahi? Is this concept applicable outside of the Kachin? Absolutely. Modern politics के बारे में सोचो. You often see a swing between ideologies that favor more government control and those that favor more individual freedom. So societies in poles के बीच oscillate करती हैं. Yes, Leach's model provides a way to think about these long-term political cycles. So Leach is saying that conflict can actually be what holds a society together over the long term. In a way, yes. दोनों poles के बीच का oscillation, the tension and conflict, यही Kachin political system को define करता है. It's not a bug, it's a feature. बिल्कुल. How did Leach even figure this out? Did the Kachin people tell him, we oscillate? नहीं, of course not. ये उसका analytical model था. उसने उनकी history, उनके myths और उनके current political conflicts को देखा. और उसने एक पैटर्न देखा जो लोग खुद शायद उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. Exactly, that's the job of the anthropologist, to find the underlying structure. Now pause and practicing. Edmund Leach's oscillating equilibrium describes how political systems can cycle between egalitarian and hierarchical forms. In short, power is never stable. It's a constant tug of war. Topic 10. Elucidate the idea of modal personality in C and P school as per Cora Dubois. Broad micro-theme. The average personality of a culture. We all know stereotypes. The Culture and Personality School of Anthropology ने इस आइडिया को साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की. उन्होंने पूछा, does an entire culture have a single personality type? और कोरा डुबोइस एक ज्यादा नुआंस्ड आइडिया के साथ आई. Imagine a classroom. हर स्टूडेंट का exact same score नहीं होता, लेकिन एक average या most common score होता है. That's the mode. Dubois tried to find the modal personality of a culture. Exactly. Let's discuss. Okay. First, the introduction. Cora Dubois ने model personality का concept develop किया. It's the statistically most common personality type found in a society. Not that everyone is the same. सही. Second, the background. उसने इंडोनेशिया के आलो आइलैंड पर एक फेमस केस स्टडी कंडक्ट की. उसने डिटेल्ड लाइफ हिस्ट्रीज, ड्रीम एनालिसिस और साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक द रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट यूज किए. Yes. Third, the core logic. उसने पाया कि आलोरेज मॉडल पर्सनालिटी एंजाइटी, सस्पिशन एंड जेलसी से कैरेक्टराइज थी. Fourth, the real world impact. उसने इसको उनके चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस से लिंक किया. आलोरीसी मदर्स चाइल्ड बर्थ के बाद जल्दी ही फार्मिंग पर वापस चली जाती थी, लिविंग इन्फेंट्स विद इनकंसिस्टेंट केयरगिवर्स. और इस अर्ली मटर्नल निग्लेक्ट ने उसने आर्ग्यू किया ये एंग्शियस मॉडल पर्सनालिटी क्रिएट की. एंड फिफ्थ, द कंक्लूजन. द कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल को डिटर्मिनिस्टिक होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है. However, the concept of modal personality was an important refinement.
It moved away from a single national character to a more nuanced statistical understanding. So she's not saying every Alloray's person was anxious and suspicious. Correct. She's saying that this was the most common or modal pattern. वहां अभी भी दूसरी personality types की रेंज होगी. लेकिन ये वाली सबसे फ्रीक्वेंट थी ड्यू टू द शेयर्ड कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड रियरिंग. That's a huge claim. To link one specific practice to an entire society's personality. Was it controversial? एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल. क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि वो ओवर सिंप्लीफाई कर रही थी, दूसरे फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रही थी. और एक नॉन-वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करने पर भी सवाल थे. हाँ, बट हर वर्क वाज पायोनियरिंग because she tried to use rigorous methods. How does this idea connect to Ruth Benedict's work? Ruth Benedict talked about cultural patterns or configurations. Benedict's approach was more holistic and impressionistic. और डुबाओ ने साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करके उसे ज्यादा साइंटिफिक बनाने की कोशिश की. Yes, she was trying to put data behind the idea. What is the legacy of the modal personality concept today? While grand claims about a single modal type are no longer in vogue, the core idea that culture shapes personality in profound ways is central to psychological anthropology. The focus is now more on the diversity of personality within a culture. Correct. Could we find a modal personality for online communities today? Like, is there a model personality for Twitter users versus Instagram users? That is a fascinating and very modern application of the idea. One could argue that the design of the platform, its norms and activities, to use Malinowski's terms, shapes a certain type of interaction. जो उस स्पेस के लिए एक मॉडल पर्सनालिटी अट्रैक्ट या क्रिएट कर सकती है. Yes, that's a great research question. Now pause and practice saying. Cora Dubois' concept of modal personality is the most statistically common personality type in a society, shaped by its child-rearing practices. In short, our culture doesn't give us all the same personality, but it might give us the same average personality. Topic 11. What is the idea of thick description as per Geets? Broad micro theme, peeling the onion of culture. Imagine आप किसी को विंक करते हुए देखते हो. वो क्या कर रहा है? सिर्फ फिजिकल एक्शन को डिस्क्राइब करना, the rapid contraction of an eyelid, आपको almost कुछ नहीं बताता. To understand what's happening, you need context. You need thick description. It's like a thin description is seeing a chess game as people moving wooden pieces. Or a thick description is understanding the rules, the strategy, the history, the tension, and the meaning of checkmate. Perfect. This idea comes from Clifford Geertz and his interpretive anthropology. Let's discuss it. First, the introduction. ये term Gilbert Ryle ने coin किया था, but इसे Clifford Geertz ने popularize किया. Second, the background. A thin description is just the surface level facts. A thick description is not just describing an action, but interpreting its layers of cultural meaning and social context. Third, the core logic. Geertz के लिए कल्चर एक टेक्स्ट की तरह है, a web of meanings. एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है एक लिटरेरी क्रिटिक बनना, इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना. और थिक डिस्क्रिप्शन उस इंटरप्रिटेशन का मेथड है. फोर्थ, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. उसकी फेमस केस स्टडी थी बालिनीज कॉकफाइट. एक थिन डिस्क्रिप्शन है, दो बर्ड्स फाइट कर रहे हैं. अब थिक डिस्क्रिप्शन जैसे गर्ट्स ने दिखाया रिवील्स इट्स अ सिंबॉलिक ड्रामा अबाउट स्टेटस, मैस्कुलिनिटी, सोशल हायरार्की एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी. एंड फिफ्थ, द कंक्लूजन. मेन क्रिटिसिज्म ये है कि इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है. गर्ट्स का रिस्पॉन्स था कि एंथ्रोपोलॉजी कभी हार्ड साइंस नहीं बन सकती. द बेस्ट इट कैन डू इज क्रिएट अ परसुएसिव, डिटेल्ड एंड कोहेरेंट इंटरप्रिटेशन. So an anthropologist's main job is to interpret symbols. According to Gertz, yes. उसने famously कहा, man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law, but an interpretive one in search of meaning. But isn't interpretation subjective? हम कैसे जान सकते हैं कि Geertz's interpretation of the cockfight right है? That's the million-dollar question and the main criticism. इसकी इंटरप्रिटेशन को साइंटिफिकली प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है. एक थिक डिस्क्रिप्शन की क्वालिटी इस बात से जज की जाती है कि वो नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को कितनी अच्छी तरह से इल्यूमिनेट करती है, कितनी परसुएसिव और कोहेरेंट है. So the goal is not to find the truth, but a compelling reading of the cultural text. Precisely. आप फील्ड से अपना एविडेंस प्रेजेंट करते हो और अपना इंटरप्रेटिव केस बिल्ड करते हो. It's more like being a lawyer in a courtroom than a scientist in a lab. सही. How did this idea change anthropology? It was part of the interpretive turn in the 1970s and 80s. इसने डिसिप्लिन के एक बड़े हिस्से को एक जनरलाइजिंग साइंस बनने की कोशिश से दूर कर दिया. और एक ज्यादा ह्यूमनिस्टिक प्रैक्टिस की तरफ ले गया. हाँ, it put culture, meaning and symbolism right at the center of the project. If I were to do a thick description of a college lecture, what would I look for? एक thin description होगी. A person is talking while others are sitting and writing. Or thick description. A thick description, power dynamics, professor versus student, classroom space का symbolic meaning, इस form of knowledge transmission पर दी गई cultural value, हाथ उठाने या notes लेने के rituals को analyze करेगी. तो आप पूरे event को एक cultural performance की तरह interpret करोगे. Exactly. Now, pause and practice saying. Gert's thick description is the method of interpreting the multiple layers of cultural meaning behind any social action. In short, don't just report what you see, explain what it means. Topic 12. Discuss the idea of deconstructionism as per J. Derrida. Question everything you read. Centuries तक Western thought बड़े universal truths ढूंढने पर आधारित था. फिर late 20th century में postmodernist thinkers आए और basically कहा, let's question all of that. A key figure here was the philosopher Jacques Derrida, and his weapon of choice was deconstruction.
It's like being a detective who doesn't just look for clues, but questions the very idea of truth and innocence. It's about showing that the story itself is constructed in a biased way. Well said. चलो इसको समझते हैं. Okay. First, the introduction. Deconstruction एक textual analysis का method है. It's a way of reading a text. और postmodernists के लिए everything is a text to uncover its hidden assumptions and biases. Second, the background. Deconstruction specifically targets जिसे डेरिडा ने binary oppositions कहा. ये opposing terms के pairs हैं जहां एक को हमेशा superior माना जाता है. Man, woman, reason, emotion, culture, nature. Third, the core logic. Deconstruction ये दिखाता है कि ये hierarchy artificial और unstable है. ये दिखाता है कि कैसे inferior term superior को define करने के लिए essential है. आप कल्चर को नेचर को डिफाइन किए बिना डिफाइन नहीं कर सकते. Correct. Fourth, the real world impact. इसका anthropology पर massive impact हुआ. Postmodern anthropologists ने classic ethnographies को deconstruct करना शुरू किया. ये दिखाने के लिए कि वो लिटरेरी कंस्ट्रक्शंस थे, ऑथर के बायस से भरे हुए और अक्सर कॉलोनियल पावर को रीइंफोर्स करते थे. Yes. फिफ्थ, द कंक्लूजन. इससे एक क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ. एंथ्रोपोलॉजिस्ट सवाल करने लगे कि क्या वो कभी सच में दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इससे एथनोग्राफिक राइटिंग के और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स डेवलप हुए, जैसे मल्टीपल वॉइसेस, पॉलीवोकैलिटी और ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन. This sounds very abstract. Can you give me a simple example? लेट्स टेक द बाइनरी ऑफ स्पीच राइटिंग. लंबे समय तक फिलोसोफर्स ने स्पीच को ज्यादा ऑथेंटिक माना, राइटिंग को सेकेंडरी देखा गया. Derrida ने इसे deconstruct किया by arguing that speech itself already has characteristics of writing. उसने fixed hierarchy को destabilize कर दिया. So it made anthropologists very self-critical. Extremely. It forced them to ask, who is speaking in this text? Whose voice is missing? How is my own identity as a researcher shaping the story I'm telling? So deconstruction is basically about finding bias. It's about finding the underlying structure of thought that produces that bias. It argues that language itself is biased. इसका गोल एक फाइनल अनबायस्ड ट्रूथ ढूंढना नहीं है, बिकॉज फॉर डेरिडा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. द गोल इज टू कीप क्वेश्चनिंग. This sounds a bit negative, like it's only about tearing things down. दैट्स अ कॉमन क्रिटिसिज्म. डेरिडा ने खुद कहा कि डीकंस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं है. बाय टेकिंग अपार्ट ओल्ड ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ थॉट, इट ओपन्स अप स्पेस फॉर न्यू, मोर इंक्लूसिव वेज ऑफ थिंकिंग. It's about clearing the ground for something new. सही. What's a simple way to think about deconstruction in my daily life? Think of it as reading the news with suspicion. सिर्फ जो लिखा है उसे एक्सेप्ट मत करो. देखो कि क्या नहीं लिखा है. उन बाइनरी ऑपोजिशंस को देखो जिन पर वो डिपेंड करता है, e.g. उस वर्सेस देम. पूछो कि इस तरह से स्टोरी बताने से किसको फायदा होता है. It's a powerful tool for critical thinking. Now, pause and practice saying, deconstruction is a method of analysis that questions meta-narratives by breaking down binary oppositions in a text. In short, it's the art of reading between the lines to find the hidden power structures. Topic 13. Marxist anthropology as a school of thought. Broad microtheme, class, power and production. Karl Marx. नाम सुनते ही बहुत सारे आइडियाज आते हैं, but what does he have to do with anthropology? Well, उसके आइडियाज ने एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया. Marxist anthropology. Think of society as a building. मार्क्स ने कहा कि फाउंडेशन द बेस इकोनॉमी है. और बाकी सब कुछ? The walls, the roof, the furniture, politics, religion, culture, the superstructure. उस इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर बना है. और उससे शेप्ड है. That's the core idea. Let's break it down. Okay. First, the introduction. Marxism हिस्ट्री का एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है. किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि वो चीजें कैसे प्रोड्यूस करती है. इट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड, द बैकग्राउंड. की मॉडल है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. बेस है मोड ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, फैक्ट्रीज, लैंड एंड द रिलेशंस बिटवीन ओनर एंड वर्कर. और सुपरस्ट्रक्चर है बाकी सब कुछ. लॉज, पॉलिटिक्स, रिलीजन. द बेस डिटरमिन्स द सुपरस्ट्रक्चर. थर्ड, द कोर लॉजिक. सेकंड बिग आइडिया है क्लास स्ट्रगल. सारी हिस्ट्री हैव्स यानी बोर्जवाजी और हैव नॉट्स यानी प्रोलेटेरिएट के बीच की स्ट्रगल की कहानी है. और ये स्ट्रगल ही हिस्टोरिकल चेंज का इंजन है. फोर्थ, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे एरिक वुल्फ ने इसे नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज पर अप्लाई किया. उसने 3 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन प्रपोज किए. कैपिटलिस्ट, ट्रिब्यूटरी एंड किनऑर्डर्ड. और एक और की थिंकर थे एंटोनियो ग्राम्शी, जिन्होंने कल्चरल हेजेमोनी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया. एंड फिफ्थ, द कंक्लूजन. मेरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक है. It can sometimes ignore the importance of culture, religion, and kinship as powerful forces in their own right. What is this idea of cultural hegemony from Gramsci? ग्राम्शी ने पूछा, वर्कर्स अक्सर रिवोल्ट क्यों नहीं करते? उसका जवाब था कि रूलिंग क्लास सिर्फ फोर्स से रूल नहीं करती, बल्कि अपने वैल्यूज और बिलीव्स को सबके लिए कॉमन सेंस बनाकर रूल करती है. और इस कल्चरल डोमिनेशन को हेजेमोनी कहते हैं. करेक्ट. What did Friedrich Engels contribute? Engels' book The Origin of the Family, Private Property and the State फाउंडेशनल थी. उसने आर्ग्यू किया कि अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज प्रिमिटिव कम्युनिज्म थे. और विमेन का ऑपरेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइज के साथ शुरू हुआ. Yes. So how did Marxist anthropologists study small tribal societies that didn't have factories or a clear bourgeois proletariat divide? They looked for other forms of inequality. शायद एल्डर्स और जूनियर्स के बीच या मेन और वुमेन के बीच. उन्होंने देखा कि लैंड या इंपॉर्टेंट रिचुअल नॉलेज को कौन कंट्रोल करता है. हाँ, उन्होंने मार्क्स के क्लास के आइडियाज को अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में फिट करने के लिए अडेप्ट किया. So where does it stand today?
Is Marxist anthropology still relevant? While classical Marxism अब उतना dominant नहीं है, इसका influence बहुत बड़ा है. एंथ्रोपोलॉजी में आज पावर, इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इकोनॉमी पर जो फोकस है वो मार्क्स की डायरेक्ट लेगेसी है. हाँ, anyone studying globalization, labor or social justice is influenced by this school of thought. So the motto here is, it's the economy, stupid. Basically, yes. Or more precisely, to understand a culture, follow the money and the power. Now pause and practice saying, Marxist anthropology analyzes societies through the concepts of the mode of production, class struggle, and the base superstructure model. In short, To understand a culture, follow the money and the power. Topic 14, Emergence of Feminist Anthropology. Broad micro theme, Making the invisible visible. लंबे समय तक एंथ्रोपोलॉजी द्वारा बताई गई ह्यूमैनिटी की कहानी, हाँ, मोस्टली मेन की कहानी थी. Women were often invisible. और फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी 1970s में इस एंड्रोसेंट्रिक या मेल सेंटर्ड बायस के एक पावरफुल रिएक्शन के रूप में इमर्ज हुई. It's like watching a movie that only has male characters, and someone finally asks the revolutionary question, wait a minute, where are all the women? That's it, exactly. Let's trace its emergence. First, the introduction. गोल था वुमेन को विजिबल बनाना, उन्हें ह्यूमैनिटी की कहानी में वापस लिखना. इस मूवमेंट को अक्सर 3 waves में समझा जाता है. Second, the background. The first wave, 1850s, 1920s, was about pioneering efforts to simply include women's voices. The second wave, 1920s, 1980s, was the real takeoff. यहाँ एक crucial development था, biological sex को cultural gender से separate करना. Third, the core logic. Margaret Mead यहाँ एक key figure थी, जिन्होंने दिखाया कि gender roles universal नहीं है. बाद में शेरी ऑटनर ने पूछा, is female to male as nature is to culture? Arguing that women का nature के साथ universal association उनके subordination को explain करने में help करता है. Fourth, the real world impact. The third wave, 1980s to present, ने second wave को woman को एक single category की तरह treat करने के लिए criticize किया. यहाँ की concept है intersectionality. ये देखना कि कैसे gender, race, class और sexuality के साथ intersect करता है. And fifth, the conclusion. आज एक feminist anthropologist हर जगह assumptions को challenge करती है. From studying women factory workers to asking why we always assume ancient tool makers were men. What was so groundbreaking about Margaret Mead's work in the 1930s? Her work in New Guinea showed that traits we consider feminine or masculine are not universal. उसने एक ऐसी society ढूंढी जहां men और women दोनों gentle थे, एक दूसरी जहां दोनों aggressive थे. और एक तीसरी जहां gender roles west के reverse थे. Yes, it proved that gender is culturally constructed. Can you explain Ortner's nature versus culture idea more simply? She argued that across many cultures, women are symbolically linked to nature because of child earth, domestic life, while men are linked to culture, politics, religion, public life. और क्योंकि कल्चर को अक्सर नेचर से सुपीरियर माना जाता है, ये सिंबॉलिक लिंक वुमेन की यूनिवर्सल सबऑर्डिनेशन को जस्टिफाई करने में हेल्प करता है. Correct. What does intersectionality really mean? इसका मतलब है कि आप सिर्फ जेंडर को आइसोलेशन में नहीं देख सकते. एक वुमेन होने का एक्सपीरियंस अलग होता है अगर आप पुअर हो या एक मार्जिनलाइज्ड कास्ट से हो या एक डिफरेंट रेस से. Intersectionality is about looking at how all these different aspects of identity combine to create unique experiences of oppression and privilege. Exactly. Has the field been criticized? Yes, एक अर्ली क्रिटिसिज्म ये था कि मेल बायस को करेक्ट करने की कोशिश में इसने कभी-कभी फीमेल बायस क्रिएट कर दिया. इस फील्ड ने इसको एड्रेस किया है by focusing more broadly on gender as a system that affects everyone, including men, and the social construction of masculinity. How does feminist anthropology relate to Marxist anthropology? There's a strong tradition of Marxist feminism. ये scholars argue करते हैं कि women's oppression capitalist system से linked है. They focus on the economic value of women's unpaid domestic labor, like cooking and childcare, and how it benefits capitalism by producing and maintaining the workforce for free. Now pause and practice saying. Feminist anthropology critiques the male-centered bias in the discipline and explores the cultural construction of gender across 3 waves. In short, it asks a simple but revolutionary question. And what about the women? Topic 15, A. Appadurai and globalization. Broad micro theme. Globalization isn't just about money. जब हम globalization सुनते हैं, हम usually economics के बारे में सोचते हैं. McDonald's हर जगह, international trade. But anthropologist Arjun Appadurai argue करते हैं कि ये व्यू बहुत नैरो है. उनके लिए globalization एक deeply complex cultural process है. It's like thinking of rain as just water falling from the sky. Appadurai कह रहे हैं नहीं, आपको clouds, wind, temperature, landscape सब अलग-अलग scapes को देखना होगा जो globalization का तूफान create करते हैं. That's a fantastic metaphor. चलो इसको unpack करते हैं. First, the introduction. Appadurai globalization को एक complex cultural process की तरह देखते हैं जो multiple overlapping global flow से बना है. Second, the background. इसे समझने के लिए उन्होंने 5 scapes का एक framework बनाया. 1. Ethnoscapes. Flow of people, migrants, tourists. 2. Mediascapes. Flow of images and information. TV, internet. 3. Technoscapes. Flow of technology. 4. Financescapes. Flow of capital. Or 5. Idioscapes. Flow of ideas and ideologies. Democracy, human rights. Third, the core logic. Appadurai का की पॉइंट है कि ये पांचों फ्लोज अक्सर डिसजंक्चर में होते हैं. वो स्मूथली एक साथ मूव नहीं करते. एक कंट्री ग्लोबल फाइनेंस वेलकम कर सकती है लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियाज के फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश कर सकती है.
Fourth, the real world impact. उन्होंने ग्लोकल टर्म भी कॉइन किया टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कल्चर्स। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ लोकल कल्चर्स को इरेज नहीं करती, वो नए हाइब्रिड फॉर्म्स क्रिएट करती है, जैसे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स का मेकहलू टिक्की बर्गर ऑफर करना। एंड फिफ्थ, द कंक्लूजन। एपातुरे के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन एक डुअल प्रोसेस है। It can lead to homogenization, but it also sparks new forms of localization and creativity. So Apaturei's point is that these 5 flows are all happening at once, but they are not always in sync. Exactly. ये disjuncture ही contemporary globalization को इतना unpredictable और turbulent बनाता है। ये explain करता है कि एक increasingly connected world में हम local identities और nationalist movements में rise क्यों देख रहे हैं। That term local is really powerful. Can you give another example? Sure. Hip hop music के बारे में सोचो। ये न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में शुरू हुआ, ग्लोबल फ्लो, बट अब आपके पास मुंबई में गली बॉय है। हाँ, आर्टिस्ट हिंदी और बॉम्बे में अपने लोकल एक्सपीरियंसेस के बारे में रैप कर रहे हैं। दैट इज ग्लोबल, एक ग्लोबल फॉर्म को लेकर उसे प्रोफाउंडली लोकल बनाना। So Apodura is more optimistic about globalization than people who fear it's just Americanization. वो जरूरी नहीं कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट वो एक सिंपलिस्टिक व्यू के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं। He argues that we need to pay attention to how imagination has become a social force. लोग मीडियास्केप्स पर पॉसिबिलिटीज देखते हैं और अपने लिए अलग लाइव्स इमेजिन करते हैं, जो माइग्रेशन से लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट्स तक हर चीज को फ्यूल कर सकता है। This framework seems like a very useful tool to analyze what's happening in the world today. It is. It allows us to see globalization not as a single steamroller, but as a complex and contradictory set of forces that we are all living through. So how would he analyze the spread of something like K-pop? He would see it as a perfect interplay of these scapes. Ethnoscapes, fans traveling for concerts, mediascapes, YouTube, social media, technoscapes, streaming technology. Financescapes are one of the billion-dollar industry, and ideoscapes, ideas about beauty, youth, and a certain kind of global pop culture. Exactly. Now, pause and practice saying, Apadure views globalization as the complex interplay of 5 cultural flows: ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes, and ideoscapes. In short, globalization is not one big wave, but 5 different currents flowing in different directions, creating a very choppy sea. Wow, what a marathon. एकदम जबरदस्त। हमने एंथ्रोपोलॉजी के पूरे यूनिवर्स का टूल कर लिया, from its basic principles to the most complex modern theories. This was a true masterclass. Absolutely. हमने देखा कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी हमें ह्यूमैनिटी को समझने के लिए साइंटिफिक टूल्स और ह्यूमैनिस्टिक इनसाइट्स दोनों देती है। इट्स अ पावरफुल लेंस। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने डिस्कस किया द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, Tracing the roots of a discipline, the ultimate connector discipline, from measuring skulls to understanding evolution. how language shapes our world. Is family biological or cultural? Krober's answer. Why do institutions exist? Malinowski's blueprint. Does technology drive culture? The unstable nature of power. The average personality of a culture. Peeling the onion of culture. Question everything you read, Class, power, and production. making the invisible visible. Or finally, कि globalization isn't just about money. And now a few questions for you to think about, Dost, just to mull over. 1. How would you apply the comparative approach to understand different festivals in India? Socho. 2. Can you create a thick description of a daily ritual you perform, like making your morning chai or coffee? 3. Which of Apodorai's scapes do you think is most powerful today and why? 4. How does Leslie White's technological determinism apply to the age of social media and AI? 5. Using a feminist lens, how would you reinterpret a classic fairy tale like Cinderella? 6. Think about your school or workplace. Can you see Malinowski's theory of institutions in action? And here's a simple challenge for you. Pick any one topic we discussed today, just one, and try to explain it to a friend in under 60 seconds. Right. Rehearse presenting it out loud. देखो कितना याद रहा. अगर इस गहराई वाली चर्चा में मजा आया, and if your brain feels a little bigger today, तो make sure you've subscribed. Comment में जरूर बताना which topic blew your mind the most. We'll be back with another session soon. तब तक keep questioning, keep learning.